तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं पर्यावरण की कड़ी में पर्यावरण के सतत विकास, उसके सिद्धांत और भारत में इस दिशा में किए गए कार्य का लेकर संक्षिप्त ब्यौरा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सतत विकास से तात्पर्य ऐसा विकास जो निरंतर हो, लेकिन उस विकास के क्रम में भावी पीढ़ी को ध्यान में रखा जाए ताकि उसका पूरी तरह से अंत ना हो। उदाहरण स्वरूप, कोयला अनवीकरणीय स्रोत है और यदि हम कोयले का लगातार दोहन करते रहे तो अनुमान है कि यह लगभग 2050 तक कोयले के भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर कोयले का भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कोयला उपस्थित नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों की अपेक्षा नवीकरणीय स्रोत जैसे सूर्य ऊर्जा इत्यादि पर विशेष ध्यान दें और उन स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अर्थात कोयले पर निर्भरता को कम करें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1987 ईस्वी में पर्यावरण के सतत विकास की परिभाषा को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भविष्य एवं वर्तमान के बीच बिना किसी भेदभाव एवं संतुलन के साथ समन्वित विकास ही पर्यावरण का सतत विकास कहलाता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास होता है। इसके पश्चात पूंजी, कुशल श्रमिक एवं तकनीक आदि के प्रयोग के बावजूद यदि अधिकतम विकास का प्रयास किया जाए तो पर्यावरण को स्थायी रूप से क्षति पहुंचने लगती है। इस प्रकार विकास का स्तर लंबे समय तक नहीं चल सकता। सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन घोषित एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। 2002 में जोहानिसबर्ग सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी सतत विकास था। अब हम सतत विकास के सिद्धांतों को समझेंगे। पहला है पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी, जिसे हम इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। पर्यावरण के सतत विकास हेतु पारिस्थितिकी के साथ मित्रवत प्रौद्योगिकी का प्रयोग पर बल दिया जाता है ताकि इससे पर्यावरण पर कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। ज्यादा से ज्यादा पारिस्थितिकी मित्र यानी इको फ्रेंडली वस्तुओं के इस्तेमाल एवं उत्पादन पर जोर देना चाहिए। दूसरा है परियोजनाओं का मूल्यांकन। ठीक है, इसको देखते हैं। सतत विकास की अवधारणा को तभी पूरा किया जा सकता है जब इसके मूल्यांकन हेतु पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन तथा आर्थिक दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए। परियोजना का समुचित मूल्यांकन करके ही निर्धारित लक्ष्य अर्थात सतत विकास को पाया जा सकता है। तीसरा है उत्पादन का विकेंद्रीकरण। स्थायी विकास के लिए विकेंद्रीकरण करके इस क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़ाना सतत विकास की दिशा में एक सार्थक कदम होता है। चौथा, संसाधनों का संरक्षण। भूमंडलीय आधार पर समग्र जीवन चक्र का प्रबंधन करके संसाधनों का प्रभावी संरक्षण करना काफी आवश्यक होता है। इससे संसाधन का संरक्षण संभव होता है। पांचवा है प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र। पारिस्थितिकी संतुलन में किसी प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करने वाले के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई सुनिश्चित करना, अर्थात यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण का दोहन करता है तो उसके लिए मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए और यदि वह इन मापदंडों की अवहेलना करता है तो उसे समुचित दंड भी देना चाहिए ताकि उसकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए ताकि पर्यावरण पर वह दुष्प्रभावित ना कर सके। छठा है पारिस्थितिकी साक्षरता। इसके द्वारा वैश्विक पारिस्थितिकी संरक्षण चेतना का विकास किया जाता है, अर्थात पारिस्थितिकी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट है
जनमत तैयार करना। स्थायी विकास पर प्रभावी जनमत निर्माण में पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेकर एक जनमत तैयार करना काफी आवश्यक होता है। अगला है वैश्विक मान्यता। पर्यावरण के सतत विकास के लिए संसार के सभी देशों द्वारा पर्यावरण के संबंध में वैश्विक संस्थाओं, संधियों व प्रोटोकॉलों को पूर्ण मान्यता दिया जाना व उनका पूर्णतः अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। इससे वैश्विक मान्यता मिलती है और सतत विकास की अवधारणा को संपुष्ट किया जाता है। पर्यावरण के सतत विकास के लिए भारत सदैव प्रतिबद्ध रहा है। इस दिशा में वह सदैव क्रियाशील और कार्यशील है। भारत उन विकासशील देशों में आता है जहां पर्यावरण के संबंध में व्यापक जागृति आई है एवं स्थायी विकास हेतु सतत प्रयास किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला, वन रोपण व सामाजिक तथा कृषि वानिकी। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारी सतत विकास के लिए वन का रोपण करना और सोशल एग्रीकल्चरिंग किया जाता है और वनों को लगाया जाता है एवं इससे पैदावार भी होती है। साथ ही साथ वनों की कटाव को रोका जाता है और वृक्षारोपण की दर को बढ़ाया जाता है। इसके माध्यम से भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि पर्यावरण का सतत विकास की अवधारणा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। दूसरा है मृदा संरक्षण व परती भूमि विकास कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा समय समय पर मृदा के संरक्षण और परती भूमि के विकास से संबंधित विभाग को बनाकर कृषकों को खेतीबाड़ी के तरीके आदि की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें दिया जाता है, ताकि समुचित लाभ कृषकों को मिल सके और पर्यावरण पर भी इसका संतुलित प्रभाव पड़े। फसल चक्र विधि को अपनाकर मृदा की उर्वरता को बरकरार रखा जाता है। तीसरा है शुष्क कृषि विकास। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमि की मिट्टी आर्द्र न होकर शुष्क होती है, तो इन क्षेत्रों में वातावरण के अनुकूल फसलों की बुआई करके वहां भी कृषि कार्य करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। जीव मंडल विकास कार्यक्रम। जैव संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के वन्य जीव अभयारण्य, बाघ संरक्षण अभयारण्य केंद्र बनाए जाते हैं और इनके माध्यम से इनको संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे विलुप्त ना हो सके, ये भावी पीढ़ी को भी पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सके। पांचवा है जलग्रस्त भूमि संरक्षण। वैसी भूमि जो जलमग्न है उनकी भूमि के संरक्षण के लिए वृक्षों का रोपण, बांध का निर्माण, जल के निकास की समुचित प्रबंध आदि करके उस क्षेत्र की भूमि को संरक्षण करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जाता है। छठा है मैंग्रोव संरक्षण। डेल्टा क्षेत्र में लगातार प्रदूषण के कारण और लगातार दिन प्रतिदिन दोहन पर्यावरण के प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन जो है वो अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है, जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की अनेक प्रजातियां विलुप्ति के शिकार होने लगी हैं। इसे बचाने के लिए भारत सरकार निरंतर कृत संकल्पित है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सातवां है तटीय पारिस्थितिकी। समुद्र के किनारे के स्थल दिन प्रतिदिन प्रदूषण के कारण ग्लेशियरों के पिघलना जारी है और इन ग्लेशियरों के प्रभाव से समुद्र का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वे हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इसको बचाने के लिए तटीय पारिस्थितिकी का पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में प्लास्टिक जैसे कूड़े कचड़ों को फेंकना मना है, जिससे जलीय जीवों पर इसका प्रतिकूल असर पड़े है। इस तरह से भारत सरकार तटीय पारिस्थितिकी पर ध्यान रखते हुए इसके संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित करती रहती है। आठवां है प्रदूषण नियंत्रण कानून। इसके माध्यम से कल कारखानों, वाहनों और जो भी प्रदूषण करने वाले संस्थान उन सब की कार्बन उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर उन्हें दंड देने की व्यवस्था की गई है। इस तरह से हमने पर्यावरण के सतत विकास और भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों का अवलोकन किया और हम इस निष्कर्ष तौर पर पाते हैं कि भारत द्वारा पर्यावरण के सतत विकास हेतु प्रारंभ किए गए कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हम पाते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत में लगभग सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता कार्य निष्पादन ही सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता में जागरूकता हो, उनमें शैक्षणिक ज्ञान हो, ताकि वे भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के इन प्रयासों में अपना सम्मिलित योगदान दे और इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तभी जाकर हम सतत विकास के लक्ष्य को अपने वांछित स्तर पर प्राप्त कर पाएंगे।
तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।